बर्फ पड़ रही थी, थरथराती हुई ठंड थी। वहां पे एक आदमी नंगा, भूखा, प्यासा काम कर रहा था, और काम करने के बावजूद उसको कोड़े पड़ रहे थे। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया जो एक बहुत ही ठंडी कंट्री है, जर्मनी के नेबर कंट्री है, ऑस्ट्रिया में माइनस टेम्परेचर है, बर्फ पड़ रही है, एक आदमी जो बिल्कुल नंगा है, एक भी कपड़ा नहीं है बॉडी पे सिवाय उसके अंडरवियर के और जूतों के, खाने को कुछ नहीं मिल रहा उसको, सिर्फ एक टाइम पानी जैसा सूप मिलता था, और उससे काम करवाया जा रहा है, कोड़े मारे जा रहे हैं। इतना कमजोर हो चुका है शरीर कि जो स्किन है वो सीधा हड्डी से चिपक गई थी और कुछ था ही नहीं। बदतर हालत, नहाने को पानी नहीं, सोने को जगह नहीं, खाने को कुछ नहीं, काम करवाया जा रहा है, कोड़े मारे जा रहे हैं, नरक से ही बदतर हालत। 3 साल तक एक इंसान ऐसे रहा है, 3 साल तक, और उसके बाद भी सरवाइव कर गया। जी हाँ, ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की, ठीक है, मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो आज मैं इस बुक के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही पावरफुल बुक है, और इसका जो मैसेज है बुक का वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, और मैं बोलूँगा कि इस बुक को हर इंसान को पढ़ना चाहिए, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपको इस बुक के बारे में बताऊँगा। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, 1940s के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था। तो उस टाइम पे जो विक्टर फ्रैंकल थे, जो इस बुक के राइटर हैं, ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रिया जर्मनी का एक बिल्कुल बॉर्डर पे लगा हुआ नेबरिंग कंट्री है। तो विक्टर फ्रैंकल जीव थे और साइकेट्रिस्ट थे, डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट थे। और हिटलर था जो जीव्स को पकड़ पकड़ के मरवा रहा था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज रहा था। तो हिटलर ने विक्टर फ्रैंकल को भी पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया। और इनको अकेले नहीं डाला था, विक्टर फ्रैंकल को, विक्टर फ्रैंकल के साथ उनके माँ बाप, उनकी बहन, उनका भाई और उनकी वाइफ, पूरी फैमिली को हिटलर ने विक्टर फ्रैंकल के साथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया था। इनके सारे फैमिली मेंबर मर चुके थे, इनकी माँ बाप मर गए, इनकी बीवी मर गई, ठीक है, सिर्फ इनकी बहन बची थी, सब मर गए थे। बहन इनकी ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। अब सवाल ये उठता है कि एक आदमी जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहा 3 साल, जिसने इतनी सफरिंग, इतना पेन, इतनी मिजरी, इतनी यातनाएं झेली, उसके बाद भी बच कैसे गया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को ये बुक में ढूंढते हैं। ये हमें बताते भी हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये बच गए और जो बाकी वहां पे प्रिजनर्स थे, जिनको हिटलर ने कैद किया हुआ था, वो मर गए। तो ये हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, ठीक है, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि जब ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहे, तो मैंने जैसा कि बताया आपको स्टार्टिंग में, खाना वाना नहीं मिलता था, एक टाइम का सूप मिलता था, कपड़े सारे ले लिए थे इनसे, कपड़े सारे ले चुके थे, सिर्फ एक अंडरवियर छोड़ दिया था और जूते दे दिए थे। तो बहुत कड़कड़ाती हुई ठंड में सोते थे ये लोग, बहुत ही कड़कड़ाती हुई ठंड, समझ लो ऑस्ट्रिया, वहाँ जर्मनी में बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ का टाइम था, पूरे दिन काम करवाते थे, खाना कुछ देते नहीं थे, शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। और धीरे धीरे करके जो उनके साथ के लोग थे वो मरते भी गए, और कुछ को तो जाके हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया। वहाँ पे एकदम सब गैस बन जाते थे, एक कुछ सेकंडों में ही गैस बन जाते थे, मरवा देता था हिटलर, ऐसी बहुत क्रूअल आदमी था। तो अब सवाल ये, विक्टर फ्रैंकल इस किताब में लिखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मैं बच गया और बाकी मर गए। भाई खाना तो इनको भी उतना ही मिल रहा था जितना बाकियों को मिल रहा था, काम बाकी भी उतना ये कर रहे थे जितना ये कर रहे थे, बट ये बच गए, बाकी मर गए। तो इस क्वेश्चन के बारे में ढूंढते हैं, ऐसा क्या था। और इनफैक्ट ये बोलते हैं कि कुछ प्रिजनर्स ऐसे थे जो देखने में फिजिकली ठीक थे, हेल्थ उनकी ठीक थी, बट फिर भी मर गए, और ये बच गए, जबकि ये कह रहे हैं फिजिकली मैं उनसे वीक था। उसका रीजन उन्होंने पता है क्या बताया? वो ये है, कह रहे कि मेरे पास एक मीनिंग था लाइफ में, कि एक वजह थी कि मुझे जीना है आगे। वो वजह क्या? ये कहते हैं जो एक होप है,
एक मेरी लाइफ में एक मीनिंग था कि मेरे पास एक वजह थी जीने की। आगे मैं चाहता था कि मैं कंसंट्रेशन कैंप से जब बाहर निकलूंगा तो एक डिजायर थी कि मुझे जिंदा रहना है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इतनी, अगर आप सोचो जिस कंडीशन में मैंने आपको इमेजिन करवाया, अगर आपको छोड़ दिया जाए बर्फ में एकदम नंगा, खाने को रोटी नहीं है, कोड़े पड़ते थे, इनको कोड़े मारे जाते थे, गालियां सुनाई जाती थी, लातों घूसों से जो हिटलर के वो सिपाही थे पीटते थे 3 साल तक। नॉर्मल आदमी पागल हो जाएगा, मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा। बट ये डटे रहे क्योंकि इनके पास एक आस थी कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और मुझे जीना है। इनके पास एक मीनिंग था लाइफ में, तभी जी पाए। बहुत बार इनके दिमाग में भी आया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन है, इंसान है आखिरकार। सामने जहाँ पे इनको रखा गया था वहाँ पे बिजली की तारें थी, बिजली की तारें होती है ना, उस टाइप समझ लो। वहाँ पे लोहे की लगी हुई थी तारें, कांटेदार तारें थी लोहे की, उसमें करंट दौड़ता था। तो लोहे की नंगी तारें थी, सामने करंट दौड़ रहा है। तो ये बहुत बार सोचते थे कि मैं जाके चिपक जाऊँ, मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ, इतना कौन पेन झेले। बट एकदम से इनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया आता था कि नहीं, सुसाइड नहीं करना, तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है। सुसाइड ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है इस पेन को, सफरिंग को एंड्योर करो, इसको झेलो और इसको ओवरकम करो। इसको ओवरकम करना है, स्ट्रांग बनना है तुम्हें और बाहर निकलना है। तो विद टाइम ये जो इनका थॉट था कि इस सफरिंग को, पेन को ओवरकम करना है, इसको झेलना है और इसको हरा देना है और उससे मुझे बाहर निकलना है, इस थॉट ने डोमिनेट कर लिया। डिप्रेसिंग थॉट को डोमिनेट कर लिया इनके इस थॉट ने कि मुझे एंड्योर करना है पेन को, सफरिंग को मुझे झेलना है और मुझे इसको ओवरकम करना है। तो ये बताते हैं बुक में कि थोड़ा सा मैं अभी आपको पहले आगे बढ़ने से पहले इनके बारे में एक बैकग्राउंड देता हूँ, ठीक है। तो विक्टर फ्रैंकल, जैसे कि मैंने बोला, एक साइकेट्रिस्ट थे। बचपन से ही ये काफ़ी साइकोलॉजी की किताबें पढ़ते थे, साइकेट्रिस्ट के बारे में पढ़ते थे। जैसे सिगमंड फ्रॉइड, जो कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोले जाते हैं, तो सिगमंड फ्रॉइड से काफ़ी इंप्रेस थे। और सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि लाइफ का जो मीनिंग है, ठीक है, वो है प्लेजर। सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से आदमी लाइफ में कुछ करने नहीं आया, सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर लेने आया है और अपने आगे बच्चे पैदा करने आया है। तो ये फ्रॉइड का मीनिंग था। बहुत तक ये चार्ल्स डार्विन की मीनिंग से ही मिलता जुलता मीनिंग है। पहले इन्होंने फ्रॉइड को पढ़ा, फिर बाद में इन्होंने एल्फ्रेड एडलर को पढ़ा, वो भी एक साइकेट्रिस्ट थे, ठीक है। फ्रॉइड से उनका कनेक्शन था, एल्फ्रेड एडलर का। तो पहले फ्रॉइड को पढ़ा, फिर एडलर को पढ़ा, बट बाद में इन्होंने अपना एक स्कूल ऑफ थॉट बनाया। इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि आदमी सिर्फ सेक्स के लिए जी रहा है, सिर्फ प्लेजर के लिए जी रहा है, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए जी रहा है। उसने कहा ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं है आदमी की जीने की। विक्टर फ्रैंकल ने बोला जो आदमी सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आगे बढ़ने की, आगे जीने की, वो है मीनिंग। उसकी लाइफ में कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ होना चाहिए कि यार कि मैं अगर जी रहा हूं तो उसकी वजह क्या है जीने की। तो कहते हैं जीने की जो वजह है ये सबसे बड़ा प्राइम ड्राइवर है, सेक्स सबसे बड़ा प्राइम ड्राइवर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा विक्टर फ्रैंकल का कहना था। और वो कहते हैं यही वजह थी कि मैं उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उतनी सफरिंग को, उतनी यातनाओं को झेल पाया। अब होता क्या था, अब इनको ये मीनिंग मिला कहां से? अब क्वेश्चन ये उठ के आता है कि इन्होंने वहां पे मीनिंग ढूंढा कैसे। देखो, ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। और वो बात अलग है कि इनकी वाइफ भी मर गई थी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। इनके माँ बाप के साथ इनकी वाइफ भी मर गई थी, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि इनकी वाइफ मर गई है, उसको दूसरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा हुआ था। तो जब ये वहां पे इनके ऊपर सफरिंग ढाई जाती थी, इनसे काम करवाया जाता था, तो उस टाइम पे भी, मतलब कड़कड़ाती हुई ठंड में भी, एक आदमी नंगा है, भूखा है, प्यासा है, तो इन्होंने मीनिंग कैसे ढूंढा? इन्होंने मीनिंग ढूंढा, ये ऊपर आसमान में देखते थे और आसमान में इनको अपनी वाइफ की इमेज दिखाई देती थी, ठीक है। तो वाइफ की पिक्चर इमेजिन करते थे, उसकी इमेज को इमेजिन करते थे और वहां से इनको स्ट्रेंथ मिलती थी। तो जो लव था अपनी वाइफ के लिए, वहां से इनको स्ट्रेंथ मिली। इनको ये मिला कि यार मैं यहां से बच के ना अपनी वाइफ से मिलूंगा, मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा, मैं एक अच्छी फैमिली लाइफ बिताऊंगा आगे जाके। तो जो वाइफ के प्रति इनको जो लव था, जो वाइफ को इमेजिन करते थे, ऊपर आसमान में देखते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे और अपने फ्यूचर को इमेजिन करते थे, तो उसने इनको एक पुश दिया, एक लाइफ में मीनिंग दिया, एक लाइफ में गोल दिया कि मुझे जिंदा क्यों रहना है, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूं, फिर आगे अच्छी लाइफ जीनी है, एक फैमिली लाइफ जीनी है। तो वो इनकी लाइफ में उस टाइम एक बहुत स्ट्रांग मोटिवेटिंग फैक्टर बना, एक ड्राइविंग फोर्स बना कि मुझे जीना क्यों है। अगर वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होता तो शायद ये सुसाइड कर लेते, बट ड्राइविंग फोर्स था, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि लाइफ में मीनिंग का होना बहुत जरूरी है,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बच के, जैसे 3 साल मैंने बोला वहाँ पे रहे, तो जब ये बाहर निकले, 4 कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहते, 3 साल रहे वहाँ से, जब ये बाहर निकले तो फिर इन्होंने अपनी एक साइकोथेरेपी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, क्योंकि साइकेट्रिस्ट थे ही। इन्होंने अपनी साइकोथेरेपी स्टार्ट की जिसका नाम था लोगोथेरेपी। अब लोगोथेरेपी में क्या है, इनके पास जो भी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करते हुए पेशेंट आते थे, डिप्रेशन वाले, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले, अलग अलग टाइप की न्यूरोसिस होती हैं, या किसी ने कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये कहते थे लोगों की लाइफ में मेंटल प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि लोगों की लाइफ में मीनिंग नहीं है। लोग एक बहुत ही मीनिंगलेस लाइफ जीते हैं, उनके पास एक बहुत स्ट्रांग वजह नहीं है कि हम जिए क्यों। लोगों की लाइफ में एक बहुत एम्प्टीनेस है, एक एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम है, एक बहुत खालीपन है कि सुबह उठे, ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, खाना खाया, सो गए। वो कहते थे कोई मीनिंग नहीं है लोगों के पास, मीनिंग नहीं क्रिएट कर रखा लोगों ने लाइफ में। तो ये हेल्प करते थे लोगों को मीनिंग डिस्कवर करवाने में। ये हेल्प करते थे कि आप कैसे अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ सकते हैं। वो कहते थे अगर एक बार आदमी लाइफ में मीनिंग ढूंढ लेता है तो उसकी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। तो पहली चीज़ तो ये थी इनकी लोगोथेरेपी। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बारे में बुक में ही बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक में जो पॉइंट लगा मुझे, ये कहते थे लाइफ में आपके ख़राब कंडीशंस आएंगी, सफरिंग आएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है। बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत ही ट्रैजिक इवेंट्स लोगों की लाइफ में होते हैं। इनकी लाइफ में भी हुआ। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहे, इतने 3 साल भूखे नंगे प्यासे। सोचो इनके फादर मदर को मार दिया गया, इनकी वाइफ को भी मार दिया गया। तो ये कहते इन्होंने बहुत ख़राब कंडीशंस देखी हैं, तो ये बहुत प्रैक्टिकल बुक है। बट ये कहते थे कि इतने मेरे पे मिजरीज हुई, सफरिंग हुई, ये मेरे हाथ में नहीं था, ये तो हिटलर ने करवाया। बट ये कहते थे मुझे रिएक्ट कैसे करना है उन कंडीशंस के प्रति, ये मेरे हाथ में था। तो यही चीज़ें बता रहे हैं बार बार बुक में कि आपकी लाइफ में और सफरिंग आती है, मिजरी आती है, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स आते हैं, तो ये आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। बट इन इवेंट्स के प्रति आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है, ये आपके हाथ में है। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपकी फ्रीडम है। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि लाइफ में आपको कुछ भी नेगेटिव होता है, कुछ भी बहुत खराब होता है, तो उसके प्रति रिएक्ट कैसे करना है, ये आपके हाथ में रहेगा हमेशा। ये फ्रीडम आपसे कोई नहीं छीन सकता। आज की डेट में अगर आप सोचिए, आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, घर बार, कारोबार, पैसा वैसा, आपको उठा के सिर्फ सड़क पे रख दिया जाए, बिल्कुल कुछ नहीं है आपके पास। अभी कंडीशन आपके हाथ में नहीं थी, आपको रख दिया गया ऐसी कंडीशन में। बट रिएक्ट कैसे करना है, ये आपके हाथ में है अभी भी, कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को दोबारा स्टार्ट करने की हिम्मत रखते हैं या फिर आप डिप्रेस हो जाएंगे, ये आपके हाथ में है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ, ये बुक अच्छी बुक है, मैं कहूँगा हर आदमी को बुक पढ़नी चाहिए। आउट ऑफ 10 मैं इसको 7 पॉइंट्स दूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, बीच में थोड़ी सी बोरिंग हुई है, एंड में दोबारा इंटरेस्टिंग हो जाती है, जहाँ पे केस स्टडीज़ और लोगोथेरेपी के बारे में उन्होंने बताया विक्टर फ्रैंकल ने। छोटी बुक है, 150 पेज की है, 2 या 3 दिन में आप पढ़ लोगे। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में पढ़ो उस बुक को। मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ, जो इसका रूट मेन मैसेज है इसका, वो ये है, फाइंड मीनिंग इन योर लाइफ एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट यू हैव द फ्रीडम टू रिएक्ट टू द सर्कमस्टेंसेस। जो आपके साथ बाहर हो रहा है उसकी प्रति रिएक्ट कैसे करना, ये फ्रीडम आपके हाथ में है। ये फ्रीडम आपसे कोई नहीं छीन सकता। सब कुछ छीना जा सकता है, बट ये फ्रीडम आपसे नहीं छीनी जा सकती। और फिर ये बार बार इस चीज़ पे ही फोकस करते हैं। अगर आप देखो कि लाइफ में कुछ आप क्रिएट करो, कुछ भी क्रिएट करो, और देखो मीनिंग हर एक की लाइफ पे डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि जो लाइफ का मीनिंग मेरा है वही आपकी लाइफ का होगा, और कोई छोटा बड़ा मीनिंग नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ का कुछ मीनिंग है, तो ऐसा नहीं कि एक प्लम्बर है या कारपेंटर है उसका मीनिंग लाइफ का एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ की मीनिंग से कम है। नहीं भाई, प्लम्बर भी तो आपको चाहिए दुनिया में, कारपेंटर भी तो चाहिए। अभी आपके घर में नल खराब हो जाए अगर आपका, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करेगी या प्लम्बर काम करेगा नल ठीक करने में? तो वो भी उतना ही काम कर रहा है। ये बात ध्यान रखो। हमारे सब दिमाग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हमें लगता है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बस वही उन्हीं की लाइफ में मीनिंग है, बाकी तो सब बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं है, हर एक की लाइफ का अपना मीनिंग है। ठीक है, हर एक आदमी कंट्रीब्यूट करता है लाइफ को आगे बढ़ाने में, हर एक आदमी इंडिविजुअल यूनिक है।
तो यू हैव टू फाइंड योर ओन मीनिंग इन लाइफ एंड ओनली यू कैन फाइंड मीनिंग इन योर लाइफ। मैं नहीं आपकी लाइफ का मीनिंग फाइंड कर सकता। हेल्प कर सकता है एक आपको मेंटोर, एक साइकोलॉजिस्ट या जो भी है जिसको आप गाइड मानते हो, बट मीनिंग आपको ढूंढना है, कोई और नहीं ढूंढेगा आपके लिए, क्योंकि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो। तो मीनिंग ढूंढो, लाइफ को ऐसी मीनिंगलेस सी लाइफ मत जियो, ये इनका मैसेज है। कुछ क्रिएट करो लाइफ में और जहाँ तक हो सके लोगों की हेल्प भी करो, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से आप देखोगे ना, क्योंकि इन्होंने बाद में जो लोगोथेरेपी इस्टेब्लिश किया, अपना स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी, लोगों को हेल्प कर रहे थे, ठीक है। लोगों को हेल्प करने के लिए किया था इन्होंने, कि लोगों के लाइफ में जो एक नाइलिज्म है, क्योंकि यूरोप में उस टाइम पे नाइलिज्म काफ़ी था, कभी इस पर बात करूंगा। तो नाइलिज्म है, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी है, ठीक है। तो इससे कैसे बाहर आए, एक एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम है कि मीनिंगलेसनेस है, लाइफ में मीनिंगलेसनेस है, लाइफ में एक्सट्रीम बोर्डम है, इससे कैसे बाहर आए, इसके हिसाब से उन्होंने बुक लिखी है, ठीक है। और फिर ये चीज आप ध्यान रखो, लास्ट पॉइंट बोलूंगा, एक्सेप्ट एवरीथिंग इन लाइफ, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बिकॉज वी ऑलवेज live in a kind of a dream world that this thing good will happen, this thing great will happen. Obviously you need some kind of motivation, वो एक motivation, एक hope चाहिए होती है आपको पॉजिटिविटी के लिए। बट अगर वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं, जो आप ड्रीम वर्ल्ड बना के चलते हैं, तो उसे एक्सेप्ट कर लो। बी रेडी फॉर द वर्स्ट एज वेल, दिस इज वॉट ही इज ट्राइंग टू से। बी होपफुल, स्टे पॉजिटिव एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, वॉट एवर हैपेंस दैट एक्सेप्ट इन योर लाइफ, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करो लाइफ में, क्योंकि मैंने जैसा बोला, लाइफ में ट्रेजिक इवेंट्स होंगे, सफरिंग होंगी, अनफॉर्चुनेट इवेंट होते हैं लोगों की लाइफ में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। द थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, बट हाउ यू हैव टू रिएक्ट, दैट इज ऑलवेज इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो ये था मैसेज मेरा। अच्छी बुक है, पढ़िएगा इस बुक को, ठीक है। बाकी यार ये वीडियो अच्छा लगा है, एनालिसिस अच्छी लगी है बुक की, तो उसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।